जिस सड़क मार्ग से मैं आया उसको 4 लेन बनाने का काम चंडीगढ़, परवाणु, सोलन, शिमला नरेंद्र मोदी जी की देन। हिमाचल के लिए एम्स, पीजीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके ट्रिपल आईटी से लेके बाकी सुविधाएं, या फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपया जो रिकॉर्ड बजट दिया है वो नरेंद्र मोदी जी की देन। अटल टनल से लेके बाकी कामों को जल्द पूरा करवाने से लेकर विशेष आर्थिक मदद के रूप तक, यहाँ तक कि शिमला अगर फ्लाइट से अब आना हो जो चलती नहीं थी वो भी नरेंद्र मोदी जी ने वापस उनकी सरकार ने शुरू करवाई। धर्मशाला में तो अब 9 फ्लाइटें आती हैं। और जब मैं धर्मशाला को शिमला के साथ देख रहा हूँ तो मुझे ये भी कहना है कि अगर 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके स्मार्ट सिटी शिमला को और धर्मशाला की घोषणा की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आप तो कई वर्षों से यहां रहते हैं, रोज यहीं होते हैं, शायद कई बार लगता है कि बहुत कुछ हुआ नहीं हुआ, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति थोड़े दिनों के बाद यहां पर आता है कहता है शिमला बदल गया है, थोड़ा सुंदर हो गया है, सड़कें चौड़ी हो गई, पानी की समस्या कम, खत्म तो नहीं कहूंगा, कम हो गई है, बिजली फ्लक्चुएशन जो होती थी अब वो भी स्थिर हो गई है, साफ सुथरी हो गई। अरे ढली टनल तो पानी टपकना शुरू हो गया था, नई टनल बन गई। जो थोड़े समय के बाद आता है उसको एक अनुभव ऐसा होता है, यार मेरे शिमला को कुछ हुआ है, थोड़ा और बेहतर हो गया है। 58 करोड़ रुपए लगे लेकिन ढली की नई टनल मात्र 6 महीनों में बनकर तैयार हो गई। 70 करोड़ रुपए लगे लेकिन पानी की परियोजना बनकर तैयार हो गई। और जब 2019 में हमारी फिर केंद्र में सरकार आई और राज्य के द्वारा प्रस्ताव हमें मिला तो उस समय संभव नहीं था। वर्ल्ड बैंक से पानी की परियोजना को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष रूप से हिमाचल के उस अनुरोध को मनवाया भी और शिमला के लिए 1813 करोड़ रुपए की पानी की परियोजना मंजूर हुई। और आज भारतीय जनता पार्टी कह सकती है हमने 1813 करोड़ की पानी की परियोजना तो दी, 24 घंटे 7 दिन पानी भी मिलेगा, हम फिर कॉर्पोरेशन जीतेंगे और 40,000 लीटर पानी हम हर परिवार को बिल्कुल मुफ्त में देने का काम भी करेंगे। यही नहीं मित्रों, अगर हिमाचल प्रदेश के कुल विकास की बात देखी जाए तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं आज एक सभा में पीछे कह रहा था, जब मैं फ्लाइट पे चढ़ा चंडीगढ़ तक तो मेरी को पैसेंजर ने एकदम खड़े होकर कहा सर इट्स अ फैन मूवमेंट। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो उसने आगे कहा सर मैं आयरलैंड में रहती हूँ, डबलिन में, और हमें बाहर रहकर इतना गर्व होता है कि अब हम भारतीय हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कहते नहीं सर, जो मेरे से पहले के वहां रहते हैं, मुझे तो 5-6 साल ही हुए, पहले वालों को लगता था कि हिंदुस्तानियों की बहुत पहुंच नहीं है, उस तरह से सेकंड ग्रेड सिटीजन उस तरह से देखते थे। हमें वहां पर अपने बराबरी का देखते हैं, अपना समझते हैं, हमारे देश का महत्व समझते हैं। दे गॉट द स्किल्ड मैन पावर in IT sector, in healthcare, in other sectors. India is doing extremely well. And as a country, the way we handle the COVID crisis, the global impression is that India can do anything. People see hope in India. तो ये जो लोगों का विश्वास है, एक उम्मीद है भारत में, भारत के नेतृत्व में। और अगली लाइन जो उसने कही कि सर कभी हम देखते थे दुनिया का सर्वे आता था, हमारे नेताओं के नाम नहीं आते थे, पिछले 3 सालों से भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुने जा रहे हैं। मैं मन ही मन में सोच रहा था, एक ऐसी बेटी तो पंचकुला की रहने वाली, उसकी माँ टीचर हैं शायद, उसके फादर बिजनेस करते हैं, उसके दादा या नाना कोई
दादी उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी पीजीआई में, कुछ और उन्होंने बताया दादाजी भी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में थे। तो उस बच्ची का विदेश में जाकर देश के प्रति जो एक अनुभव हुआ है, तो देश की छवि दुनिया भर में बनी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और सही मायने में देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क मिला तो कांग्रेस उसका विरोध करती रही, विरोध किया। और हमने कोविड के टाइम पे भी 1400 एकड़ जमीन इसकी पूरी करके दी। मेडिकल डिवाइस पार्क हमने इसके लिए मंजूर करवाया। कल हमने एक और नीति के निर्णयों को भी देखता हूं। मैंने जब खाका निकलवाया तो हमारी सरकार के समय कई गुना ज्यादा उस पर काम हुआ। जिस समय स्वयं मंत्री थे, यहाँ के विधायक थे, मैं उनको तब भी कहता था भारत जी अब कुछ रह गया है कि पैदल चलने के रास्ते नहीं होते थे। जब किसी वार्ड में जाइए, पैदल चलने के रास्तों से लेकर सौंदर्यकरण तक सब कुछ देखने को मिलता है। हमने और भी घोषणाएं की है, जो हमने पहले 2000 कारों की पार्किंग बनाई आईजीएमसी के पास, फिर 700 की और बनाने, और भी जहां जहां आवश्यकता होगी हम पार्किंग तो बनाएंगे ही। हम पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो है हमारा, जहां पे हम रोपवे से कनेक्ट कर रहे हैं, शिमला एक आइडियल जगह है जिसको रोपवे के साथ जोड़ना चाहिए। दुनिया भर के व्यस्तम शहरों में रोपवे चलते हैं, ब्राजील से लेकर कई जगह तक, और कई जगह स्काई ट्रेन चलती है। तो अगर केंद्र की सरकार का सबसे बड़ा लाभ किसी राज्य को मिल सकता है तो मेरे हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है। और हमने अपने दृष्टि पत्र में भी कहा है, और हमने 1556 करोड़ रुपए का सैंक्शन न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से वो भी हुआ है। और उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे शिमला को मिलेगा और इसके यातायात में भी सुधार होगा। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी पर्वतमाला योजना का आज डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम बना के देंगे, अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा रोपवे शिमला में बनेगा, सुप्रीम सरकार बना कर 14 किलोमीटर प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में अप्रूव हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, और फिर एनडीबी को जो है ये पोस्ट किया गया था, एनडीबी ने भी इसको जो है अप्रूव कर दिया है। अब तो ये एग्जीक्यूशन की स्टेज पर है, सरकार इनकी होगी तो बनाना तो इनको ही पड़ेगा। वैसे तो कांग्रेस का इतिहास ये कहता है कॉर्पोरेशन बना रही है कि जहां जहां इनकी सरकारें आई वहां वहां प्रोजेक्ट थम गए। अगर ऐसा कर देंगे तो बहुत धन्यवादी इनका साथ, नहीं तो इनके समय प्रोजेक्ट बनते ही नहीं थे। ये तो अटल जी की अटल टनल को भी कहते देने का ही है, बनी नहीं थी 10 साल रही सरकार। इसलिए कृपा कर देंगे हिमाचल प्रदेश पे तो अच्छा होगा, वरना गारंटियां तो उनकी सारी फेल हो गई। 5 महीने में इस सरकार की हालत है कि शिमला कॉर्पोरेशन के चुनाव पे कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे बड़ा फेस लॉस किसी पार्टी और सरकार के लिए क्या हो सकता है कि 5 महीने के अंदर गारंटियां फेल हो जाए। अब कहते वादे, लेकिन नेक नहीं इनके इरादे। और जनता बहुत समझदार है, वोट की ऐसी चोट देगी कि इनको याद आएगी कि भाई अब तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए किलो दूध खरीदना पड़ेगा। सेब वालों से वायदा किया था अपना दाम स्वयं तय कर ले, वो करना पड़ेगा। 1500 रुपए महिलाएं थक गई। मैं प्रतिभा जी से पूछने वाला था 7500 रुपए आए खाते में कि नहीं आए, पर नहीं आए। प्रतिभा जी क्या करना है, किसी बहन से पूछिए, किसी मातृशक्ति से पूछिए किसके खाते में आए। इसलिए इनके लिए मुश्किल है ये चुनाव। जनता के बीच में क्या कहकर जाएंगे, दबाव बना रहे हैं सरकारी को बनाना है इनको, कर्मचारियों के ऊपर, बाकियों के ऊपर, अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन जनता का मोह 5 महीने में भंग हो गया। ये रोज के 40 करोड़ रुपया कर्जा ये सरकार ले रही है, रोज का 40 करोड़ का कर्जा, 5 महीने में 6000 करोड़ का कर्जा, 6000 करोड़ देना। अनुराग जी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने ऐतिहासिक परियोजनाएं और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया, तो हिमाचल में जो विधानसभा में पीछे जो रिजल्ट निकले, तो क्या आप मानते हैं लैक ऑफ लीडरशिप की कमी थी हिमाचल में?
और अब आने वाले चुनाव में भी क्या आप अभी सरकार के 4.5 साल हिमाचल के चुनाव में बहुत नजदीकी मामला रहा, बहुत नजदीकी, 0.09% तक, और 0.9% किसी भी राज्य के चुनाव के लिए बहुत कम है, विशेष तौर पर विधानसभा के चुनाव के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए मैं कह रहा था कि जनता क्यों अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही, कि जो अपने खाते की ओर देख रही है कि 1500 रुपया नहीं आ रहा बहनों के, लेकिन उन्हीं बैंक खातों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का हर किसान के खाते में बिना ब्रेक हर चौथे महीने 2000 रुपया आता है, साल में 3 बार आता है, 6000 रुपया खाते में जाता है। रवि मेहता जी से पूछिए, मैंने के विधानसभा क्षेत्र किया था चुनाव, कितने किसानों ने कहा कि साहब मोदी जी का बिन ना का पैसा आता है। दुनिया भर में खाद के दाम साहब 3 गुना बढ़े, हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी पिछले इस वित्तीय वर्ष में दी है, जो भी खत्म हुआ, 2.5 लाख करोड़ की ज्यादा। क्यों? किसानों पे बोझ नहीं पड़ने दिया। और कल हमने जो नैनो यूरिया लॉन्च किया है, ये 50 किलो की डैप की बोरी के मुकाबले आपको 1 बोतल लेनी है सिर्फ, और आधे दाम पे है। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, किसानों की लागत को कम करना, किसानों के लिए मुनाफा ज्यादा देना और किसानों की आय को दुगना करना, और किसानों की लागत प्लस 50% देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया। लेकिन राज्य की यहाँ की कांग्रेस की सरकार किसानों और बागवानों से किए गए वादों से मुकर रही है। हाँ सर, 2 छोटे-छोटे सवाल है। पहला सवाल ये कि नगर निगम चुनावों में खुद केंद्रीय मंत्री उतरे हैं, भाजपा को स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है क्या? और दूसरा सवाल मेरा खिलाड़ी पहलवानों से है जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये हम जमीनी स्तर से ही केंद्रीय नेता बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। मैं यही नहीं, आज मैं यहाँ पर हूँ, 2 दिन पहले मैं मणिपुर में था, कल मेरे मन की बात का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, कल मैं लेह में हूँ और परसों में जलंधर के उपचुनाव में हूँ, उस 30 तारीख को मैं कर्नाटक में हूँ। तो आप बोलेंगे मैं हर जगह क्यों जा रहा हूँ? पार्टी का कार्यकर्ता को हर जगह जाकर काम करना है और उसके रूप में कार्यकर्ता के रूप में आए हैं और अपने प्रदेश आया हूँ, अपने प्रदेश की राजधानी में आया हूँ और लोगों को याद करवाने आया हूँ कि आप ठगे गए हो, बट मन हल्का मत करिए, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। शिमला में कॉरपोरेशन बनाएंगे और पहले से ज्यादा विकास करके दिखाएंगे। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, देश भर के खिलाड़ियों की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शानदार काम किया और अब एक के बाद दूसरे खिलाड़ी से पूछिए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, आज खिलाड़ी की बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, देश विदेश में सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है, 6 लाख रुपए जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया अकेडमीज है, उसमें 3000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग पर और 1,20,000 रुपए जेब खर्च अलग से देती है। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो 60 साइट ट्रेनिंग सेंटर चलाती देश भर में। 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, 947 की हमने घोषणा कर दी है। बजट जो केवल 946 करोड़ रुपए था यूपीए के टाइम पे 2014 में, वो बढ़ाकर 3,397 करोड़ कर दिया है। तभी तो भारत का खेलों में मेडल पहले से ज्यादा बढ़े हैं। 7 ओलंपिक्स में मेडल आए, 19 पैरालंपिक्स में आए, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल आए, कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल आए, 22 गोल्ड मेडल आए। हमने कभी थॉमस कप नहीं जीता, हमने वो जीतने का काम किया। हमारी 4 महिला वुमेन खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनी, निखिल जरीन, लवलीना, स्वीटी, नीता गंगा। ये कहां से? हमने सपोर्ट किया तब बने। जहां तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं, 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे पूछ के कमेटी बनाएगी। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं,
हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई। जिस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आना है वो आए, जिनका नाम भी किसी खिलाड़ी ने उसमें लिया होगा जो आना भी नहीं चाहता था उसका भी नाम लिया, हमने उसको भी आने की अनुमति दी। और कमेटी की रिपोर्ट में क्या जो कहा गया, हमने उसकी मेजर फाइंडिंग्स थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, तब तक कोई अडॉक कमेटी बने, 45 दिन के अंदर चुनाव हो, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने। अगर किसी को मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट किसी तरह की है तो हर फेडरेशन में उस तरह की बॉडी बने, हमने उसके लिए कहा। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर और भी कोई ऐसे, जैसे मान लीजिए टीम सिलेक्शन है, टूर्नामेंट में भेजना है, वो भी निर्णय हमने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, हमने सरकार भी नहीं कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी कमेटी बनाएगी और 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे। अनुराग जी, खड़गे जी ने आज कर्नाटका में रैली के दौरान कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक पॉइजनस स्नेक की तरह है, अगर आप चूसोगे तो मर जाओगे और नहीं चूसोगे तो आप आई थिंक आप सो रहे हो, यू आर फुली स्लीपिंग। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? अब खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा, पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भी भद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस देश की जनता ने एक बार नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना, दुनिया भर में 3 साल से लगातार सर्वेक्षण हो रहे, सब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने जा रहे हैं। आप उनको सांप कहोगे, बिच्छू कहोगे, नीच कहोगे, कातिल कहोगे, कभी कुछ और कहोगे, कब्र खोदोगे। कांग्रेस वालों, जिसकी जो खोदोगे वो तुम्हारे लिए ही होने वाला है। एक के बाद दूसरा चुनाव आप हार रहे हो। आपके नेता विदेशों में जाकर विदेशी ताकतों के साथ, विदेशी चैनल्स के साथ, विदेशी एजेंसियों के साथ भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनका मदद मांगते हैं, और फिर आप देश के सबसे लोकप्रिय नेता को अपमानित करने का काम करते हैं। आप चुनाव नहीं जीत सकते तो कम से कम अभद्र भाषा का प्रयोग करना तो बंद करें। शायद कांग्रेस की हालत वो हो गई जो बिन पानी मछली की होती है, वो तड़प रहे हैं सत्ता के बिना, और तभी तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। हिमाचल Sir, I have a question to ask. के बारे में बात जी गौरव। हिमाचल में जैसे अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि one is he has questioned the timing of the letter from the center on the water cess, and secondly he says कि अगर हमें वाटर सेस लगाने नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे शुड कंपनसेट अस फॉर द जो उनका एक टारगेट था ₹4,000 करोड़। एडिंग टू हिम, क्योंकि वर्षों तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, प्रदेश में रही, और उस समय
उप मुख्यमंत्री मंत्री भी थे। हो सकता है ज्यादा चल रही उस समय उतनी ना चलती। और भाई सुनो तो सही, उस समय किसने रोका था मांग करने के लिए? और जब ये ट्रीटीज हुई तो उस समय किसकी सरकार केंद्र में थी? क्या इन्होंने ट्रीटी को पढ़ा है? मेरा केवल एक सवाल है, क्या इन्होंने ट्रीटी को पढ़ा, एग्रीमेंट को पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो उसके बाद जरूर कहें। इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल केंद्र सरकार ने कहा है और चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजा है सभी स्टेट्स इसके लिए। उसी में सर मैं ऐड करना चाहूँगा जो अग्निहोत्री कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो प्रमोट कर रही है जो कंपनीज को नॉट टू पे द सेस, और अब जो हिमाचल के लीडर हैं बीजेपी के सेंटर में चाहे हिमाचल के हों, दे शुड टॉक अबाउट इट, टेक द मैटर विद द यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो प्रवोक कर रहे हैं ना देने। देखिए रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जब वो वोडाफोन वाले केस में भी लाए थे तो आपने देखा दुनिया भर में क्या हुआ था। आज मान लीजिए, चलिए मैं उन कंपनीज का छोड़िए, मैं आप में से ही किसी से पूछता हूँ, आपने एक प्रोजेक्ट आज लिया, एक नीति के अनुसार आपने देश प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर दी जो आपका बेसिक रॉ मटेरियल है, और आप कुछ सालों के बाद कहें नहीं जी ये नीति यहां से बदल के हमने ये लगा दिया, इज दैट जस्टिफाइड? माई ओनली क्वेश्चन टू द state government is that justified? Will that encourage people to come into Himachal Pradesh and invest, or will that create some kind of obstruction on the policy? Whether the leadership is capable enough to look at the repercussion of this policy, have they looked into it? और अपनी ही केंद्र सरकार की उस समय की गलती से कुछ ना कुछ यहां पर जरूर सीखना चाहिए। कुछ भी करें, देखिए राज्य के हित में अगर कुछ होता हम सब लोग इकट्ठे हैं, लेकिन उसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होने वाला है? अनुराग जी, नगर निगम चुनावों की बात करते हैं। भाजपा ने महिला अच्छा वो याद करा दिया है। महिला नेताओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन क्या कारण है? बहुत सारी महिला नेत्रियां नाराज है। एक आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही है, कुछ महिला नेत्रियों की संगठनात्मक नियुक्तियां की गई, और ये भी चर्चा चल रही थी कि कईयों ने इस्तीफे के पेशकश भी की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ में बैठे हैं, इनके इस्तीफे को लेकर भी किसी से बात? चुनावों के समय चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, और संगठन में देखिए हर कोई चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन संगठन में हर कोई कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में काम करता है। तो जिम्मेदारी नहीं दी है तो उसका स्वागत करना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस लायक है वो तभी दी है। सर, कांग्रेस भाजपा के वायदों पर सवाल उठा रही है कि 40,000 लीटर जो पानी देने का वायदा किया है मुफ्त में, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि जब आपकी नगर निगम में आप थे और जब सरकार भी जयराम जी की थी तब क्यों नहीं दिया, अब जब सत्ता, क्योंकि तब हम 1800 करोड़ रुपए की योजना मंजूर कराइए, बन के तैयार होगी तो देना शुरू कर देंगे भाई साहब। और उसी तरह से जो टैक्स है आपके, उसको भी हम 50% जो घरों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं 50% भारतीय जनता पार्टी माफ करेगी, और एक निगम एक टैक्स को बढ़ावा देगी। जैसे हमने जीएसटी करके दिखाया, यहाँ पे वो करके दिखाएंगे। एक एक करके, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये तो रूटीन देख, भारत में भाई साहब चुनाव होते कितने हैं? अगर हम चुनावों के पूरी होने का इंतजार करेंगे बदलने के लिए, तब तो ये खत्म होगा तो अगले कौन से चुनाव है बताइए? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये रूटीन प्रक्रिया है, केवल एक राज्य की नहीं, कई राज्यों में बदल गए। और बिहार में किया, राजस्थान में किया, अन्य राज्यों में किया, सब में कर रहे हैं। एक एक करके निर्णय हो रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, हमारे लोकसभा के सांसद है, अपना संसदीय क्षेत्र भी है, बाकी भी पूरा देखना है। हाँ, टर्म पूरी होगी तो उसमें तो जैसे नड्डा जी को एक्सटेंशन है, एक बार फिर द्वारा अध्यक्ष चुना गया, इसी तरह से बाकी कई जगह नहीं चुना गया, राज्यों के अध्यक्षों को बदला भी गया है टर्म पूरी होने। सर, कल ना बिंदल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, and he termed the municipal elections as a routine affair for the national leadership. तो आप इसको कितना significant मानते हैं सर?
देखिए, मेरे लिए तो हर चुनाव महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चुनाव जीतकर हमें एक सेवा करने का अवसर मिलता है, हमें वो बदलाव दिखाने का अवसर मिलता है जो इसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे होते हैं। और यहाँ तो कॉन्टिन्यूटी की बात आती है, निरंतरता की बात है कि शिमला कॉरपोरेशन में जो अच्छा काम हुआ है उसको निरंतरता रहनी चाहिए, उसको लगातार आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि स्वच्छता हो, सौंदर्यकरण हो, विकास हो, या एक निगम एक टैक्स हो, कूड़ा इकट्ठा करने पर 50% टैक्स हो, या फिर रोपवे की परियोजना हो पर्वतमाला वाली, ये सारी करने से और एडिशन होगी जो हमने अब तक किया है। सड़कें चौड़ी, पैदल चलने के रास्ते के साथ अब जब केबल कार भी लग जाएगी और पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, तो आप देखिए शिमला का स्वरूप अगले 5 वर्षों में क्या होगा। अपने सरकार ने ओपीएस लागू की, कर्ज की बात की थी आपने कि कर्ज जो है बहुत तेजी से सरकार, लेकिन एक बात सुप्रीम साहब बार बार कह रहे हैं कि 26,000 करोड़ का कर्ज जयराम जी छोड़ के चले गए स्टेट से, और उसके साथ की ये भी भाई जिम्मेदारी यही तो कहते हैं मुख्यमंत्री की अगली, कोई सरकार लेके थोड़ी जाती, जब वीरभद्र जी की सरकार थी तो अगली सरकार ने लिया, लेकिन अपने अपने रेवेन्यू कितना बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ये उस समय की कांग्रेस की देन है जो आज तक हम चला रहे हैं उतना कर्जे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो 14वें वित्त योग में पैसा यहाँ पर ज्यादा दिया है, उसके कारण प्रदेश को बहुत लाभ मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट से एड जो मिली है वो 3 गुना ज्यादा मिली है साहब, 5 सालों में 3 गुना ज्यादा मिली है कांग्रेस के मुकाबले। अगर वो नहीं मिलती तो हिमाचल प्रदेश कहां होता। जो एक पहलू को हम लोग भूल जाते हैं मोदी जी के समय का। अब मैं आपसे चलो छोटे से समय है, आज मटौर से लेके शिमला तक की सड़क 4 लेन है। आप में से मैं आप कहता हूं मेरे साथ किसी दिन चलिए, कीरतपुर से लेकर सुंदरनगर नेर चौक तक 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, आज 35 मिनट में 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। 3 घंटे 40 मिनट का रास्ता 45-40 मिनट में पहुंच जाते हैं। मैं समीरपुर से चलता हूं, मुझे पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब मैं 2 घंटे 40 मिनट में चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे पहुंचता हूं। कल्पना कर सकते हैं आप, चंडीगढ़ से शिमला हाईवे। यही नहीं, अब जलंधर से लेके नदौन तक का 4 लेन हाईवे, फिर नूरपुर से लेके मंडी तक का 4 लेन हाईवे, हमीरपुर से लेके धर्मपुर का 1200 करोड़ रुपए की सड़क। अगर मैं केवल बड़ी बड़ी सड़कों की बात करूं तो कम से कम 18-20 हजार करोड़ रुपए की सड़कें तो हम ही बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूं तो कई हजार करोड़ और जुड़ जाएगा, और सेंट्रल रोड फंड की बात करूं तो आप आगे निकल जाएंगे। कब मिलता था इतना पैसा हिमाचल को? हमारी लाइफ लाइन है जी सड़कें, और रेल के बारे में तो कभी हिमाचल कहां सोचता था। हमने नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन ऊना का काम पूरा करा दिया, दौलतपुर चौक तक पहुंचा दिया। अब अगला लैंड एक्विजिशन पंजाब का शुरू करवा दिया है। 550 करोड़ रुपए हमने हिमाचल के दिला भी दिए। 1000 करोड़ रुपया भानुपल्ली से बिलासपुर रेलवे लाइन को इस साल और दिला दिया। हिमाचल की सरकार अपना पैसा नहीं दे रही है, रुका पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग काम कर रहे हैं। फिर चंडीगढ़ बद्दी सड़क के लिए रेलवे लाइन के लिए 550 करोड़ रुपए उसके लिए दिला दिया। कब मिला था जितना पैसा? कभी नहीं मिला था। वंदे भारत एक्सप्रेस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, काइंडली ट्रेवल इन दैट। आपका अनुभव वंदे भारत का बताएगा कि नए भारत की तस्वीर क्या है। मैं कल परसों ही गया, अभी मैहतपुर ऊना से गया मैं वापस, तो बहुत सारे अपने हिमाचल के लोग अमेरिका से आए हुए थे। 2-3 बहनें थी हमीरपुर की, 2 मुझे नहीं पता हमीरपुर की थी, लेकिन जब बाद में बात होनी शुरू की तो 2 की शादी हुई है, 2 अमेरिका में सेटल है, 1 ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। तो कहती पहले हम हवाई अड्डे पे उतरते सबसे बड़ी मुसीबत होती थी सड़क से आने की। अब वंदे भारत एक्सप्रेस है तो हम लोग इतना कन्वीनियंटली इसमें आए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऊना आने में बाय रोड हमें 7.5 से 8 घंटे लगते थे, 4 घंटे 40 मिनट में हम लोग दिल्ली से ऊना पहुंचते हैं। अगर मैं फ्लाइट भी लूं चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ से बाय रोड ऊना हो, तब भी उतने टाइम लगता है। सर, हिमाचल सरकार ने ओपीएस बहाल की है कर्मचारियों को, सभी को, लेकिन केंद्र सरकार के पास 8,000 करोड़ रुपए पहले
क्या उसे वापस लौटाया जाएगा? क्योंकि हिमाचल सरकार ने एनपीएस फंड भी बंद कर दिया है जो शेयर केंद्र को जाता था। और दूसरा, क्या ये पेंशन लागू करना कर्मचारियों को असंवैधानिक या गलत है? 2004 में जब ओपीएस को बंद करके एनपीएस को लागू किया था तब कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस ने ही उसको स्वीकार करके प्रदेश में लागू किया था। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। और आज जब ये कह रहे हैं कि हम लोग एनपीएस बंद करके ओपीएस लाएंगे, एनपीएस का अगर आप रूल देखेंगे तो उसमें क्या है, जो पैसा कर्मचारी का शेयर और सरकार का शेयर है वो एक खाते में जाता है जिसको आगे लगाकर उसका एक रिटर्न आती है कर्मचारी, और वापस केवल कर्मचारी को जा सकती है, सरकार के पास वापस नहीं आती है। तो जिसका हक है उसके खाते में जरूर जाएगी जब समय आएगा, लेकिन अगर राज्य की सरकार सोचती है इनके खाते में आएगा तो कानून वो नहीं कहता है। आनंद मोहन की रिहाई पर ओवैसी कहते हैं आपने इतनी योजनाएं गिनाई सेंट्रल गवर्नमेंट की, पिछली सरकार की, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता दावा ये कर रहे हैं कि हमने बाई इलेक्शन जीता, हिमाचल में सरकार बनाई, अब हम हैट्रिक मारेंगे। वो कहते हैं तो उनको कह देना चाहिए। क्या वो ये कहते हैं कि एक के बाद दूसरा राज्य वो हर जगह हार रहे हैं? क्या वो कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी तब भी हम चारों के चारों लोकसभा जीते थे, फिर हम चारों के चारों लोकसभा जीते? चुनावों में हार जीत चलती है, लेकिन हमने कभी विकास कार्य रोकने नहीं दिए। हमने हिमाचल को सदा प्राथमिकता दी है, तभी तो देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल से चली। बड़े राज्यों में भी बाद में चली, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हमसे बाद में चली, हिमाचल प्रदेश में पहले चली। ठाकुर साहब, पर्वतमाला योजना के तहत कितने रोपवे बने? हम तो खुले मन से देते हैं, जितने बना के भेजेंगे और जितने वाइबल होंगे सबको करेंगे। अनुराग जी, शिमला में शूटिंग रेंज बनाने का प्रस्ताव था, उस दिशा में कहाँ तक आगे बात है? सॉरी, शूटिंग रेंज का मामला था शिमला में, प्रदेश के खेल मंत्री से पूछना पड़ेगा। सर, धर्मशाला में खूबसूरत स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, आईपीएल मैच भी होना। दूसरी राजधानी धर्मशाला को दर्जा दिया गया है, तो क्या पहली राजधानी में भी ऐसे ही एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बने? जमीन दे दो साहब, हम तो कई सरकारों से मांग मांग के थक गए। चलो बहुत हो गया आपके लिए। नहीं, इसको मैं पूरा कर दूं। जमीन में फिर क्या रहा, जमीन देनी चाहिए, और निश्चित तौर पर जो जो जिले बचे होंगे अभी तक जहां जहां क्रिकेट का मैदान नहीं बना, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने, जब मैं अध्यक्ष था तब से सरकारों को लिख के दिया, कोई भी सरकार आई कि जमीन दे दो, ग्राउंड हम बना के दे देंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है, एक के बाद किसी सरकार ने जमीन नहीं दी। ठाकुर साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री का शीश महल के बारे में 45 करोड़ के बारे में क्या कहा जाए? देखिए, कुछ लोग आम आदमी की बात करते थे, और खास तरीके उनके रहने के। नेता उनके जेल में हैं, स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री सब जेल में हैं, और अरविंद केजरीवाल जी का साहस देखिए कि जो व्यक्ति 11 महीने से जेल में है उनका मंत्री, उसके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। दूसरा शराब मंत्री उनका, जो शराब घोटाले में जेल में है, उनको सरदार भगत सिंह से जोड़ने की बात करते कि सरदार भगत सिंह है हमारे। तो शराब घोटाले का किंग पिन जब जेल जाएगा तब उसके लिए क्या दिया जाएगा दर्जा, पता नहीं क्या मांगने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।